हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजित यादव आपको इस होली के शुभ अवसर पर आपका मैं स्वागत करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग की होली बहुत रंगीन, बहुत अच्छी बीते और आप सभी को बहुत 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 आपको और आपके सभी परिवार वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, हम जो आप लोगों के लिए जो सीरीज चला रहे हैं जीएस की, वो सीरीज पार्ट 5 है और ये सीरीज हमेशा कंटिन्यू रहेगी। और इसके जो नीचे आप टैगलाइन पढ़ रहे हैं, जीतना है तो जीत करो, बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि बिना जीत के हमें कोई मंजिल नहीं मिलने वाली। आपकी जो मंजिल है, आप अपने मंजिल के प्रति कितने डेडिकेटेड हैं, कितने समर्पित हैं, वो मंजिल आपके डेडिकेशन और आपके जीत पर ही डिपेंड करती है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे अपनी अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं सीधे, और उस पर हम बात करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन होगा। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। अब यहाँ से हम अपने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम को नारे के रूप में अपनाया गया? ठीक है, तो इसका हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1857 के विद्रोह के दौरान, ऑप्शन बी 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान, ऑप्शन सी 1922 में असहयोग आंदोलन के दौरान, एंड ऑप्शन डी है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान। बंगाल विभाजन के दौरान एक नारा उस टाइम लाया गया था, वंदे मातरम का नारा, और वो बहुत ही प्रचलित हुआ था। और यही से क्वेश्चन बना हुआ है कि ये जो वंदे मातरम नारा था, ये किस रूप में अपनाया गया था? तो 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ से एक और फैक्ट की, कि बंगाल विभाजन का जब आंदोलन हुआ तो उस टाइम वहाँ का गवर्नर जनरल कौन था? तो वहाँ का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन उस टाइम गवर्नर जनरल था, और इसी के टाइम पीरियड में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। और उसी बंगाल विभाजन के दौरान जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में लोगों ने वंदे मातरम का नारा अपनाया था। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे और हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 शिक्षा का विषय है। शिक्षा का विषय है राज्य सूची में, संघ सूची में, ऑप्शन सी है समवर्ती सूची में, एंड ऑप्शन डी है अवशिष्ट विषय में। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा समझते हैं कि जो राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची क्या है, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। जैसे हमारे संविधान में कई सारी अनुसूचियां हैं, और जो टोटल अनुसूची है, अनुसूची 12 है। 12 संख्या में अनुसूचियां को डिवाइड किया गया है, जिसमें से जो अनुसूची 7 है, 7वीं अनुसूची में ठीक है, संविधान के 7वीं अनुसूची में उसको 3 रूप में डिवाइड किया गया। जो पहला सूची है संघ सूची, ठीक, दूसरा राज्य सूची, एंड तीसरा है समवर्ती सूची। तीसरा कौन सा सूची है? समवर्ती सूची। ठीक है बच्चों, 3 सूचियां हैं 7वीं सूची में, संघ सूची, राज्य सूची एंड समवर्ती सूची। अगर हम संघ सूची की बात करें तो संघ सूची के अंतर्गत ऐसे विषयों को शामिल किया गया है जो राष्ट्र हित में हैं। ठीक है, राष्ट्र हित में ऐसे जो विषय हैं उनको संघ सूची में डाला गया है, और इन विषयों पर संघ सूची में केंद्र सरकार जितने भी नियम बनाने होंगे, केंद्र सरकार संघ सूची के विषयों पर नियम बनाएगी अपनी। ठीक, राज्य सूची में क्या है? राज्य सूची में ऐसे विषयों को डाला गया है जिन पर केवल राज्य सरकार नियम बना सकती है। और जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची में यानी राज्य और केंद्र दोनों नियम बना सकते हैं। ठीक, फिर से समझिए, संघ सूची में राष्ट्रहित के लिए केंद्र नियम बनाएगी। ठीक है, राज्य सूची में राज्य नियम बनाएगी, और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों नियम बनाएंगे। लेकिन एक बात आप लोग याद रखिएगा, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों नियम तो बनाएंगे, लेकिन इसमें जो प्रभावी होगा केंद्र का नियम। ठीक है, केंद्र का नियम प्रभावी होगा, याद रखिएगा।
समवर्ती सूची में नियम तो दोनों बनाएंगे, लेकिन जो नियम होगा केंद्र सरकार का प्रभावित होगा। ठीक है, तो ये आपके सूची से संबंधित थे। ये तीनों सूचियां किस में है? 7वीं सूची में शामिल किया गया है। क्लियर हुआ? अब हम अगर बात करें संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है, तो संघ सूची में आज के टाइम में जो वर्तमान समय है, इसमें टोटल 100 विषयों को शामिल किया गया है। यानी 100 ऐसे विषय हैं जो राष्ट्र के हित के बारे में हैं। इन पे जितने भी कानून और रूल बनेंगे वो सभी केंद्र सरकार के द्वारा बनाए जाएंगे। राज्य सूची में वर्तमान समय में 66 विषय यानी 66 विषय हैं जिस पे राज्य सरकार कानून बनाएगी। समवर्ती सूची में अभी तक 52 यानी 52 विषय हैं जिस पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक, तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है पूछ रहा है कि शिक्षा का विषय क्या है, मतलब शिक्षा को किस सूची में डाला गया है, मतलब शिक्षा पे कौन कानून बना सकता है। तो शिक्षा है हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची में शिक्षा को शामिल किया गया है और शिक्षा पे राज्य और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। इसमें अब एक और ऑप्शन आपका छूट रहा है, ऑप्शन डी, अवशिष्ट सूची क्या है। देखिए, जो विषय राज्य सूची में, संघ सूची में और समवर्ती सूची में डाले गए, इन सभी विषयों के अलावा जो विषय बचे उनको अवशिष्ट विषय कहा गया और इन अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार मिला वो केंद्र सरकार को मिला। ठीक, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे और जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन निकल के आता है। आप लोग इस क्वेश्चन को स्टार बना लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है मिनी माता रोग का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आर्सेनिक, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी सीसा, ऑप्शन डी कैडमियम। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी पारा। पारा जब पानी में घुल जाता है, यानी पारा की जब मात्रा अधिक हो जाती है तो मिनी माता नामक रोग हो जाता है। ठीक है, इसमें एक आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन डी में लिखा है कैडमियम। तो कैडमियम से भी एक रोग होता है, उसका नाम है इटाई रोग। इटाई रोग। ठीक है, ये इटाई रोग किसके कारण होता है? कैडमियम के कारण। जब कैडमियम की मात्रा पानी बहुत ज्यादा हो जाती है तो इटाई नामक रोग होता है। और ये जो इटाई रोग है ये जापान से आया था। ठीक है, कहाँ से आया था? ये सबसे पहले जापान से आया था। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4 आ गया और ये है क्वेश्चन नंबर 4 में हम इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को हास्य गैस के नाम से जाना जाता है? देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये लगभग अभी तक जितने भी वनडे एग्जाम हुए हैं सभी वनडे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है एसएससी वालों का भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। एसएससी में कई दफ़ा इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कहीं ना कहीं आपके एसएससी के जो प्रीवियस पेपर के जो क्वेश्चन हैं वो रेलवे में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को भी पढ़ना चाहिए और उसको अच्छे से एक नोट्स बना के रखना चाहिए ताकि आप आज के टाइम में ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको क्वेश्चन अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है, हम इस पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को हास्य गैस के नाम से जानते हैं या जाना जाता है? ऑप्शन ए है मेथेन, ऑप्शन बी है नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रस ऑक्साइड एंड ऑप्शन डी है ओजोन। ठीक है, तो इसमें अगर हम सही आंसर देखें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस कहा जाता है। जैसे क्या होता है इसका जो अगर हम फार्मूला देखें तो NO2 होता है। ठीक है, NO2 होता है। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा एनेस्थेसिया होता है। जैसे आप क्लोरोफॉर्म देखिए जो निस्तेजक रूप में काम करता है, मतलब ये है अगर आप किसी व्यक्ति को सूंघा दें तो वो मूर्छित हो जाएगा। उसी तरीके जो नाइट्रस ऑक्साइड गैस है, अगर किसी व्यक्ति को वो ये गैस ले ले या ग्रहण कर ले तो वो हास्य गैस, मतलब वो ऐसे हंसेगा जैसे पागल हमेशा हंसते हैं, आपको देखने में लगेगा लग रहा है ये पागल हो गया है। ठीक है, तो इसलिए इस गैस को नाइट्रस ऑक्साइड को हम कहते हैं हास्य गैस और उसका फार्मूला क्या होता है? NO2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में इसका फार्मूला भी पूछ लेता है। कभी कभी आपके एग्जाम में नाइट्रस ऑक्साइड को ना दे करके ये इसके जगह पर NO2 लिख देता है।
तो आपको NO2 और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों को याद रखना होगा। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। ठीक, 5 क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में अघन्या शब्द का प्रयोग हुआ है। आप लोग इसको देखिएगा, अघन्या। ठीक है, और इसमें 2 पॉइंट मिल गया आपको ऋग्वेद। अब हम आप लोगों को इन 2 पॉइंट के माध्यम से कम 4-5 फैक्ट क्लियर कराएंगे। ठीक है, ऑप्शन पे आते हैं। पहले क्वेश्चन समझते हैं। ऋग्वेद में अघन्या शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक, ए है बकरी के लिए, बी है गाय के लिए, एंड सी है हाथी के लिए, एंड डी है घोड़े के लिए। तो इसका जो सही आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बकरी के लिए। पहले समझते हैं कि अघन्या शब्द क्या है। बच्चों, ये जो अघन्या शब्द है, जैसे ऋग्वेद में कुछ ऐसे शब्दावलियां हैं कि जिनका एक उनका प्राचीन महत्व होता था, प्राचीन नाम होता था और उनका एक मतलब होता था। तो ये क्वेश्चन पूछा है कि अघन्या शब्द किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए, गाय के लिए तो है, लेकिन एक्चुअली में जो अघन्या का जो मतलब होता था, गाय को ना मारना। गाय को ना मारना वो क्या कहा जाता था, अघन्या। जैसे गाय की जो अगर देखेंगे उपलब्धि या फिर गाय का महत्व देखेंगे तो आप ऋग्वेद में बहुत ज्यादा बढ़ गया था। गाय को ऋग्वेद में बहुत ज्यादा मान्यता दे दी गई थी। तो इसीलिए गाय का न मारने का एक उसमें शब्द मिलता है, अघन्या। अघन्या का मतलब होता है गाय को ना मारना। तो इसका जो अघन्या का शब्द है गाय के लिए आपके ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी। ठीक, हम थोड़ा सा और समझते हैं ऋग्वेद के बारे में। जैसे अगर हम बात करें, देखिए वेद के बारे में अगर हम समझें, ठीक है, वेद को अगर हम देखें तो वेद का जो शाब्दिक जो अर्थ होता है, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ज्ञान। ठीक, वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। देखिए, अब जो वेद होता है ना, ये वेद अगर देखेंगे जब ये रचे जा रहे थे, जब ये वेद ये रचे गए थे, तो एक्चुअली में ये जो वेद हैं, वेद जो रचे गए थे, ये एक व्यक्ति होता था और वो व्यक्ति वेदों को पढ़ के सुनाता था। ठीक, तो ये जो वेद होते थे, ये वेद कई तरह के हैं, आपको पता है। जैसे ऋग्वेद, ठीक, सामवेद, यजुर्वेद, ठीक है, और चौथा है आपका अथर्ववेद। चौथा आपका अथर्ववेद हो गया। इसमें यह पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आपका प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ठीक, प्राचीन वेद तो आपका है ऋग्वेद है। सबसे बाद का वेद पूछा जाता है तो ये है अथर्ववेद। ठीक है, ये आपके चारों वेद हो गए। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। ठीक है, तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन आते हैं। अब अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें, वेदों के बारे में जानें, तो इसमें वेदों को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। ये जो वैदिक काल जो आप देखते हैं, अगर हम वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल को 2 भाग में डिवाइड किया। पहला भाग था ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, और दूसरा था उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। ठीक, अगर हम इसकी टाइम पीरियड की बात करें तो जो ऋग्वैदिक काल था ये 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक चला था। ठीक है, जो उत्तर वैदिक काल था यह 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक चला था। तो आपके एग्जाम में कभी कभी यहाँ से इसका टाइम पीरियड पूछ लेता है कि ऋग्वैदिक वेद का टाइम पीरियड क्या था और उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या था। तो आपको ये पता होना चाहिए वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व एंड उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। क्लियर हुआ? तो ये आपका वैदिक काल का 2 भाग था। अब हम अगर ऋग्वैदिक काल की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में ही ऋग्वैदिक काल में ही वर्ण व्यवस्था आरंभ हुई
और ये जो वर्ण व्यवस्था थी इसको व्यवसाय के आधार पर बांटा गया था। किसके आधार पर? व्यवसाय के आधार पर बांटा गया था। ठीक, ये वर्ण व्यवस्था 4 रूप में बांटी गई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक, तो आपका यहाँ से ऐसे क्वेश्चन निकलते हैं। और थोड़ा सा हम इसके बारे में और जाने कि कुछ ऐसे शब्द हैं ऋग्वैदिक काल से, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे कोई शब्द देगा, आपसे ये पूछेगा कि इसका मतलब क्या होता था। जैसे आपको क्वेश्चन में ये देखने को मिला अग्न्या। ठीक, ऐसे ही आपको एक बहुत अच्छा हम शब्द बता रहे हैं, एक बहुत ही अच्छा शब्द है अमाजू। अमाजू, ठीक है बच्चों, अमाजू क्या होता था? देखिए, जैसे आपने अग्न्या के बारे में जाना, अमाजू भी प्राचीन काल में एक शब्द था। इसका मतलब ये होता था जो स्त्री जीवन भर अविवाहित रहती थी, मतलब ऐसी स्त्री जिसका विवाह जीवन भर नहीं होता था, उसे अमाजू कहा जाता था। जैसे स्त्री जो अविवाहित, ठीक है, ऐसी स्त्री जो जीवन भर अविवाहित होती थी उसे अमाजू कहा जाता था। ठीक है, तो यहां से आपसे कई बार क्वेश्चन निकल के आता है। एक क्वेश्चन और आपसे वहां पूछा जाता है कि जैसे वेकनाट क्या होता था? ऋग्वैदिक काल में वेकनाट क्या होता था? वेकनाट क्या होता था? जैसे आप देखते हैं आज के टाइम में जैसे महाजन होते हैं, मतलब लोगों को ब्याज पे पैसे यानी ऋण देते हैं, तो उसी तरीके से ऋग्वैदिक काल में भी महाजन होते थे, उनको वेकनाट कहा जाता था और ये ऋण देने का काम करते थे। ठीक है, लोगों को ब्याज पे ऋण देने का काम करते थे, उन्हें वेकनाट कहा जाता था। ऐसी स्त्री जो जीवन भर अविवाहित होती थी उसे अमाजू कहा जाता था। अघन्या शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया जाता था। इसका मतलब ये होता था कि गायों को ना मारना। ठीक है, तो ये आपका पूरा एक बेसिक स्ट्रक्चर था ऋग्वैदिक काल से संबंधित, जो हमने आपको जो इंपॉर्टेंट था वो बता दिया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 है। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, ऑप्शन ए है 2000 में, ऑप्शन बी है 2002 में, ऑप्शन सी है 2004 में एंड ऑप्शन डी है 2008 में। तो इसका सही आंसर है आपको ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है 2002 में। 2002 में जैव विविधता अधिनियम को पारित किया गया। अगर यहाँ से मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सबसे ज़्यादा भारत में जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है, सबसे ज़्यादा भारत में जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा, मान लीजिए आपका साउथ इंडिया है, ये जो पश्चिमी घाट जिसको बोला जाता है, पश्चिमी घाट में जैव विविधता सबसे अधिक होती है। ठीक है, पश्चिमी घाट में जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन निकल के आया हुआ है, तो आप लोग इसको नोट डाउन करते रहेंगे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको लग रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? स्वेज नहर किस देश में स्थित है? स्वेज नहर किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन ए है सूडान, ऑप्शन बी सऊदी अरब एंड ऑप्शन सी मिस्र एंड ऑप्शन डी क्या है आपका? जॉर्डन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मिस्र। मिस्र में स्वेज नहर, मिस्र जो है वो स्वेज नहर से जाती है। अब जैसे अगर देखेंगे ये जो स्वेज नहर है, स्वेज नहर मिस्र को काट करके ही बनाया गया था, जो लाल सागर और भूमध्य सागर को, ठीक है, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन निकल के आया है कि स्वेज नहर के द्वारा किसे जोड़ा जाता है, तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ा जाता है। स्वेज नहर किसे काट कर बनाया गया था, तो मिस्र को काट के बनाया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट एक फैक्ट और है, क्वेश्चन ये पूछता है कि निम्न में से कौन सी नहर सबसे व्यस्ततम नहर है, तो वो आपका है स्वेज नहर। स्वेज नहर को सबसे व्यस्ततम नहर माना जाता है, क्योंकि अभी तक जितने भी कंट्री के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट लगभग 60% इसी एरिया यानी इसी नहर के द्वारा होते हैं, सभी कंट्री के लगभग 60%। ठीक है, तो ये आपका बेसिक था एक फैक्ट। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 8।
जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है। क्वेश्चन क्या है, कोबाल्ट के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन कि कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए है B1, ऑप्शन बी B2, ऑप्शन सी B6 एंड ऑप्शन डी है B12। तो इसका अगर देखेंगे तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में B12 नामक तत्व ये पाया जाता है विटामिन में। अगर हम इन पे थोड़ा सा चर्चा करें इन विटामिनों के बारे में, तो आपको विटामिन 6 और विटामिन B12 दिखाई दे रहा है। इन दोनों विटामिनों की कमी से एक रोग होता है, उसका नाम है एनीमिया। ठीक है, एनीमिया। एनीमिया क्या होता है, जब मानव शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है या फिर जिस व्यक्ति में ब्लड की कमी हो जाती है, ब्लड में आपका B6 और B12 पाया जाता है और उसी के कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। एनीमिया का मतलब हुआ कि एनीमिया का मतलब ये हो गया कि शरीर में ब्लड की कमी। ठीक, और एनीमिया जो नामक रोग है ज़्यादातर आप देखते होंगे महिलाओं में होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये जानने को मिला। अगर हम विटामिन B1 की बात करें तो विटामिन B1 के द्वारा जो रोग होता है उसका नाम है बेरी। कौन सा रोग होता है, बेरी। ठीक है, विटामिन B1 के द्वारा बेरी नामक रोग होता है। अगर हम B12 की बात करें तो इसके द्वारा जो आंख का लाल होना, आंख का लाल होना। ठीक है, आंख का लाल होना किसके कारण, विटामिन B12 के कारण। और विटामिन B6 और विटामिन B12 के कारण कमी के कारण क्या होता है, एनीमिया। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया क्वेश्चन। अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे और जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट यानी नामक का प्रकाशन प्रकाशित किया जाता है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के बारे में पूछ रहे हैं और हम सीधे ऑप्शन पे आते हैं अपने। ऑप्शन ए है IMF के द्वारा, ऑप्शन बी UNDP के द्वारा, ऑप्शन सी WEF के द्वारा एंड ऑप्शन डी वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो इसका सही आंसर है, आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए IMF के द्वारा। IMF के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, नाबार्ड का संबंध किसके विकास के साथ है। नाबार्ड का संबंध किसके विकास के साथ है। ऑप्शन ए है कृषि क्षेत्र और ग्रामीण इलाकों से, ऑप्शन बी भारी उद्योग से, ऑप्शन सी बैंकिंग क्षेत्र से एंड ऑप्शन डी स्वास्थ्य क्षेत्र से। तो इसका सही आंसर है, आंसर ए हो जाएगा। ऑप्शन में लिखा है आपके कृषि क्षेत्र और ग्रामीण इलाके से। नाबार्ड की स्थापना जो ग्रामीण इलाके हैं उसमें कृषि से संबंधित ऋण, किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, ताकि जो हमारे देश में जो एग्रीकल्चर जो क्षेत्र है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो सके और किसानों को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ऋण मिल सके, जिससे वो अपना खेती का काम सुचारू रूप से चला सके या कर सके। तो उसी के उद्देश्य से नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी। अगर हम बात करें नाबार्ड की स्थापना तो ये हुआ था 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, 12 जुलाई 1982 की इसकी स्थापना की गई थी और ये किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी, तो उस समिति का नाम था शिवरामन समिति। शिवरामन समिति। ठीक है, आप लोग इसको स्टार बना के नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि नाबार्ड बैंक की स्थापना किस समिति के द्वारा की गई थी, तो उसका नाम था शिवरामन समिति। और नाबार्ड की स्थापना कब की गई, तो ये की गई थी 12 जुलाई 1982 को। तो ठीक है दोस्तों, ये आपका 10 क्वेश्चन जो है आज ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आगे हम ऐसे ही बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन के साथ हम आपसे मिलेंगे और आपको फिर से मैं होली के शुभ अवसर पर आपको और आपके सभी परिवार को शुभकामनाएं देता हूं। आप अपने जो तैयारी है ऐसे ही लगातार करते रहिए और अपने अंदर जोश भरते रहिए, ताकि आपका जो लक्ष्य है आपसे दूर ना जा पाए।
ठीक है दोस्तों, हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।